गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। सो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम रेंज पढ़ रहे थे। आज हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने देखा कि हमारे पास जब परिमेय फलन यानी रैशनल फंक्शन होता था तो हम उसका रेंज यानी परिसर कैसे ज्ञात करते थे। और हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे भी विचार किया। और हमें पता है कि हमने ये भी देखा कि x प्लस वन बाई एक्स अगर हमेशा उसका रेंज जो है 2 या 2 से बड़ा होता है अगर x पॉजिटिव हो, और x प्लस वन बाई एक्स हमेशा -2 या उससे छोटा होता है अगर x नेगेटिव हो। हमने ऐसा पढ़ लिया था, ये हम पढ़ चुके थे। आज मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। आगे पढ़ें। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ग्राफ का रूपांतरण। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ग्राफ का रूपांतरण। देखें बच्चों, विद्यार्थियों, कि ग्राफ का रूपांतरण कैसे होता है। जी, पहला देखिए, फर्स्ट वन, एफ एक्स की जगह अगर एफ ऑफ एक्स प्लस ए आ जाए तो क्या होगा। एफ एक्स की जगह अगर एफ ऑफ एक्स प्लस ए आ जाए तो क्या होगा। मेरा तात्पर्य है, जैसे आज तक आपको साइन एक्स का ग्राफ दिया होता था, जैसे कोई भी ग्राफ दिया होता था, उसकी जगह एंगल में एक्स की जगह एक्स प्लस कुछ ए आ जाए तो क्या होगा। यह ग्राफ को ए इकाई, यह ग्राफ को ए इकाई बाएं शिफ्ट करेगा। यह ग्राफ को ए इकाई बाएं शिफ्ट करेगा। तो ये क्या करता है, जो भी आपका ग्राफ है उसे बाएं ए इकाई शिफ्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा एफ एक्स है साइन एक्स और मेरा जी एक्स है साइन एक्स प्लस पाई बाय 4। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, साइन एक्स कुछ ऐसा ग्राफ है, जीरो, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। ये है y बराबर साइन एक्स का ग्राफ। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां क्या हो रहा है, पहले जो 0 पुट करके 0 आ रहा था, अब -π/4 पुट करके 0 आएगा। पहले π/2 पर वैल्यू 1 आ रही थी और वही वैल्यू अब π/4 पुट करके आ जाएगी। पहले पाई पर 0 आ रही थी, अब पाई वाला काम यहां 3π/4 करेगा। पहले दोबारा 0 2 पाई पर आ रहा था, अब वही काम 7π/4 पर होगा। तो आप देख सकते हैं ग्राफ बिल्कुल ये -π/4 से 7π/4 का मतलब 2 पाई यूनिट के बाद ही ग्राफ अपने आप को रिपीट करना शुरू कर रहा है। यानी ये भी ग्राफ बिल्कुल वैसा का वैसा हुआ, बट इसने क्या किया, ग्राफ को π/4 इकाई
लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया है, यानी ये काम क्या करता है, ग्राफ को पाई यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट करता है, उसका बदलाव कर देता है ए यूनिट दूसरी तरफ बदलने में। मेरे कहने का क्या मतलब है, अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, जैसे एफ एक्स बराबर मॉड एक्स और जी एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस 2, ये रहा मॉड एक्स का, क्योंकि स्टैंडर्ड ग्राफ है, ये रहा मॉड एक्स का ग्राफ, और ये रहा इसका ग्राफ। ये है ग्राफ y बराबर x माइनस 2 का। x को 0 पुट करो तो y माइनस 2, y को 0 पुट करो तो x2। बट जब मॉड लगेगा तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, यही नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, यही नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 2,0। तो आपने देखा यहां ग्राफ क्या हुआ, -2 यूनिट लेफ्ट में चला गया, और -2 यूनिट लेफ्ट में तो इसका मतलब राइट में चला गया, तो 2 यूनिट राइट में चला गया है ये ग्राफ। यहां पर जब प्लस होता था तब जाके a यूनिट लेफ्ट में होता था, तो -a का मतलब राइट में है, तो ये 2 यूनिट राइट में चला गया, यानी ये क्या कर रहा है, ग्राफ को शिफ्ट कर रहा है, a इकाई शिफ्ट कर रहा है यहां पर पहले। और इसमें फर्क पर क्या देखो, आप साफ देख रहे हो, इसका पीरियड आज भी 2 पाई का 2 पाई ही रह गया है, रेंज वही का वही रह गया है, रेंज में कोई बदलाव नहीं आया है अभी तक इनमें। दूसरा, अगर ग्राफ ऐसा हो जाए, एफ एक्स की जगह मॉड एफ एक्स हो जाए, तो आप देख रहे हैं एफ एक्स की वैल्यू में मॉड लगना, आप समझ रहे हैं स्टूडेंट, एफ एक्स की वैल्यू में मॉड लगना का मतलब जो नेगेटिव वाली चीज है वो पॉजिटिव बन जाएगी। यानी आपको क्या करना है, जो एक्स एक्सिस के ऊपर का ग्राफ है उसे वैसे का वैसे रहने दो, जो एक्स एक्सिस के नीचे का ग्राफ है उसकी एक्स अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब ले लो, उसका एक्स अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब ले लो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे कि ग्राफ सपोज आ गया log x, एफ एक्स बराबर log x, तो ये ग्राफ कैसा है, ऐसा। और अगर मैं यही gx बराबर मॉड log x कर दूं, तो इसका मतलब है जो पुट करके पहले आधा पुट करके अगर -5 आ रहा था, अब आधा पुट करके -5 का मॉड यानी 5 आ रहा है, वही नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। मेरे कहने का यह तात्पर्य है, जो ग्राफ ऐसा था, अब ये नेगेटिव जो ऊपर है वो तो एज इट इज रह जाएगा, और जो नीचे है उसकी एक्स अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब बन जाएगा, उसका एक्स अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब। तो क्या लिखें, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस रूपांतरण में इस रूपांतरण में इस रूपांतरण में जो एक्स अक्ष के नीचे ग्राफ है
इस रूपांतरण में जो x अक्ष के नीचे ग्राफ है उसका x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब लेंगे। इस रूपांतरण में जो x अक्ष के नीचे ग्राफ है उसका x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब लेंगे तथा जो ग्राफ x अक्ष के ऊपर है वह यथावत रहेगा। जो ग्राफ x अक्ष के ऊपर है वो यथावत रहेगा। जो x अक्ष के ऊपर है वह यथावत रहेगा। मेरा एग्जाम्पल ग्रेशिया, मेरा जो एग्जाम्पल है वो देख लीजिए। अगर मैं मॉड लेता हूं तो क्या होता है पूरे का, ध्यान से देखिए विद्यार्थियों। एक्स एक्सिस में क्या खास बात है कि y 0 होता है। एक्स एक्सिस में यही खास बात है कि y 0 होता है, और y एक्सिस में क्या खास बात है कि x 0 होता है। जब x 0 होगा तो y 2 आएगा, और जब y 0 है तो आप सॉल्व करें स्टूडेंट। जब y 0 है आप इसे सॉल्व करेंगे तो x 1 और 2 आने वाला है। जब y 0 है तो x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, और इसको हल करने पर x 1 और 2 आने वाला है। यह है y बराबर fx का कर्व, जो कि 1 पे और 0 पे। अब जो भी इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू है -d/4a। -d का मतलब -b स्क्वेयर -4ac/4a यानी 1/4। अब मैं gx का ग्राफ बना रहा हूं। ये रहा 1, ये रहा 2, ये ग्राफ ऐसा है। और अब इसका क्या बन जाएगा, जो एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ है उसका प्रतिबिंब लेना है, और ये हो गया y बराबर gx का ग्राफ। ये हो गया y बराबर gx का ग्राफ। आप देख पा रहे होंगे कि अचानक इस ग्राफ में शार्पनेस आ गई। ऐसा था ग्राफ, मॉड लगाने से भी जो संतत ग्राफ है वो तो संतत ही रहता है, कहीं टूटा नहीं। जहां पर बस एक्स एक्सिस के नीचे था वहीं पर अचानक ऊपर पहुंच गया। तो यहां पर क्या होता है, अब ये अवकलनीय नहीं रहता क्योंकि शार्पनेस आ जाती है, तीखापन आ जाता है। जहां पर ये आराम से ऐसे नीचे जा रहा था, अचानक घुमाव उस प्रकार का आ गया है कि ये अवकलनीय फलन नहीं रहता है, क्योंकि यहां पर शार्पनेस आ जाती है। तभी आपने देखा होगा कि अधिकतर फंक्शनों में जहां मॉड दिखता है वो अवकलनीय कहां नहीं होता, उसको 0 पुट कर देते हैं। उसको 0 मतलब जो उस लाइन पे जहां वो 0 होता है, क्योंकि उसके ऊपर और नीचे में वो चिन्ह बदलता है, तो नीचे वाली चीज अचानक ऊपर आएगी। खैर अवकलनीय की बातें हैं। तो आप देख सकते हैं मॉड लगाने से क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, fx बराबर sin x,
जी एक्स बराबर मॉड साइन एक्स। एफ एक्स बराबर साइन एक्स और जी एक्स बराबर मॉड साइन एक्स। जीरो पाई बाई टू पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। अब क्या हुआ, अचानक मॉड करने से क्या हुआ, जो पॉजिटिव है मॉड का उस पर तो कोई फर्क पड़ना नहीं, बट जो नेगेटिव है ये जो अचानक ऐसे आया था ये अचानक ऐसा हो जाएगा। देखिए अचानक ये तीखापन आ जाएगा। अगर आप इस ग्राफ को देखते हैं ये ग्राफ तो ऐसा साइन में ऐसा था, बट वही जो ये था ये मॉड लगने से ये ऐसा हो गया, और उसके बाद तो ऑलरेडी पॉजिटिव था। जो ये नीचे था उसका फिर ऊपर आ गया, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो गया, और इसका पीरियड अब बेसिकली पाई ही रह गया है। आप देख सकते हैं इसका पीरियड जो कि पहले 2 पाई था साइन का पीरियड, अब वो पीरियड बचकर क्या रह चुका है, पीरियड बचकर पाई रह चुका है। और ये फंक्शन कहां पर अवकलनीय नहीं है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई। कई कहते हैं जहां पर साइन 0 है ना वहां पर ये अवकलनीय नहीं है, क्योंकि साइन जहां 0 था उसी के बाद उसने नेगेटिव होना था, और वहीं पर जो नेगेटिव होना था उसकी जगह पॉजिटिव आ गया। बट ऐसा नहीं है कि नेचर ऐसा ही रहता है। अगर इसकी जगह मैं साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ बना देता, साइन स्क्वायर भी तो सर नेगेटिव का पॉजिटिव बनेगा, नो डाउट अबाउट इट। कोई भी संशय नहीं है इसमें। ऐसा ऐसा। अब अगर ये मॉड साइन एक्स होता तो देखिए इसके आगे के किसी पॉइंट पर जब माइनस आधा होता, अब एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे माइनस आधे का मॉड यानी आधा हो जाता। इतना यूनिट चलने पर पहले इतनी वैल्यू आ रही थी, अब इतनी ही ऊपर आ जाएगी, मतलब उतने तीखे तरीके से आगे बढ़ रहा है। और जबकि स्क्वायर में क्या होता, जिस पॉइंट पे माइनस आधा होता उस पॉइंट पे अब माइनस आधे का स्क्वायर मतलब केवल 1/4 ही होता। मतलब उतनी ही दूरी, उतने ही एक्स के लिए वाई आपको इतना ऊपर जाना पड़ता, और उतनी ही दूरी के लिए आपको वाई की वैल्यू बहुत छोटी लेनी। आपने बचपन से बॉल को ऊपर थ्रो किया होगा, बॉल को तो थ्रो किया होगा, हाँ बॉयज ने तो थ्रो किया ही होगा, किया होगा ना। तो आप देखते हो कि आपको बॉल ऐसी फेंकनी है कि वो वापस आपके बिल्कुल पास में ही गिरे। आप बिल्कुल हाइट से फेंकते हो तो वो बॉल जिस एंगल से जाती है बिल्कुल उसी शार्पनेस से इस प्रकार से आ रही होती है, तभी बिल्कुल आपके पास जाके गिरेगी। और वही आपको ये बॉल दूर फेंकनी हो तो कुछ ऐसा स्लोप बनता है, ऐसा स्लोप बन के जाएगा। यानी जब आपने सेम हाइट को कवर करना है बट एक्स बढ़ जाए, या सेम एक्स के लिए वाई घट जाए, तो आप देख रहे हो यही जब आपके लिए स्क्वायर की बात आएगी तो इतनी दूरी में ही आपको ये वाई लेना पड़ता, तब आपका ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखता।
यानी इसी को अगर मैं बढ़ा दूं, जैसे हम जूम करते हैं, डिजिटल बोर्ड होता तो मैं आपको दिखाता, ये था मॉड साइन एक्स और ये था साइन स्क्वेयर एक्स। दोनों में फर्क देखो, सेम एक्स की लेंथ के लिए एक में तो y 1/2 बन रहा है मॉड साइन एक्स में, और एक में -1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 बन रहा है। और ऐसा बनने के कारण ये फलन तो अवकलनीय हो जाता है और ये फलन अवकलनीय नहीं, क्योंकि इसको बिल्कुल उसी एंगल से दोबारा ऊपर पहुंच जाना है, और जबकि वो बिल्कुल उतनी हाइट ऊपर नहीं लेगा, वो स्मूथनेस के साथ बढ़ेगा थोड़ा, क्योंकि उस सेम एक्स के लिए आपको उतनी हाइट कवर नहीं करनी है, उस सेम एक्स के लिए आपको उससे कम हाइट यानी उसकी रूट हाइट कवर करनी है। पहले भाई इतनी लेंथ के लिए आपको हाफ यूनिट जाना था, अब इतनी लेंथ के लिए ही 1/4 यूनिट जाना है, तो स्मूथनेस आ जाएगी उसके कारण। ओके, तो ऐसी बात है। तो ये साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ भी दिखने में आपको चाहे बिल्कुल ऐसा ही दिखता, अगर दिखने में देखें तो चाहे वो ऐसा ही दिखेगा। इसका पीरियड भी आपको, क्योंकि नेगेटिव तो पॉजिटिव बन जाएगा, जब 0 था अब भी 0 का स्क्वायर 0, जब मैक्सिमम था तब भी 1 का स्क्वायर 1। तो ऐसे रफ डायग्राम देखने में दोनों में कोई अंतर नहीं नजर आएगा, बट दोनों में अंतर ऐसा है, दोनों में ये डिफरेंस है, और ये डिफरेंस होने के कारण ये तो अवकलनीय यानी डिफरेंशिएबल नहीं रहता, और जबकि ये अवकलनीय यानी डिफरेंशिएबल रहता है। हां विद्यार्थी गणों, हाँ जी देवेंद्र जी, हाँ जी देवेंद्र सिंह जी, बात समझ आ रही है? जी, तो मैं आगे बढ़ता हूं, ग्राफ नंबर 3। तो मैं इसको रब करने वाला हूं। इससे आपको देखो फंक्शन के पीरियड का पता लग रहा है, पीरियड पाई रह गया, ठीक है ना? तो ग्राफ नंबर 4 एफ एक्स का ऐसा। अब इससे आखिर क्या फर्क पड़ेगा? जैसा कि साइन एक्स का ग्राफ आपको पता होता, मान लो उसकी जगह आ जाता साइन मॉड एक्स, यानी यहां पर क्या है, एक्स की जगह अगर मॉड एक्स बदल दूंगा तो ग्राफ में क्या अंतर पड़ेगा, यहां पर मैं उस रूपांतरण की बात कर रहा हूं। आप देख सकते हो कि 5 पुट करें तब भी एफ ऑफ 5 है, -5 पुट करें तब भी एफ ऑफ 5 है, 5 पुट करने पर भी एफ ऑफ 5 और -5 पुट करने पर भी एफ ऑफ 5। तो मेरे कहने का क्या तात्पर्य है, और यानी ये सम फलन हो गया। ये कैसा फलन हो गया? इवन फंक्शन, क्योंकि x की जगह -x डालने पर कोई फर्क नहीं। तो इसमें क्या होता है, जो x एक्सिस जो y अक्ष के राइट में ग्राफ होता है उसको संभाल लीजिए, लेफ्ट वाले ग्राफ को भूल जाइए। जो x एक्सिस के राइट में ग्राफ, y एक्सिस के राइट में ग्राफ होगा उसको संभाल लीजिए, लेफ्ट साइड के ग्राफ को गायब कर दीजिए। और जो राइट में ग्राफ है, क्योंकि जैसा x वैसा ही -x, उसी का प्रतिबिंब लेफ्ट में भी ले लीजिए, उसी का प्रतिबिंब लेफ्ट में भी ले लीजिए। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यह एक समफलन होगा।
यह एक समफलन होगा। इस रूपांतरण में जो ग्राफ y अक्ष के दाएं पक्ष में होगा। इस रूपांतरण में जो ग्राफ y अक्ष के दाएं पक्ष में होगा, इस रूपांतरण में जो ग्राफ y अक्ष के दाएं पक्ष में होगा, उसका y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब लेंगे। उसका y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब लेंगे तथा जो ग्राफ y अक्ष के बाएं पक्ष में होगा, जो ग्राफ y अक्ष के बाएं पक्ष में होगा, उसे हटा देंगे या मिटा देंगे, कुछ भी कह लो। मेरे कहने का क्या तात्पर्य है? फॉर एग्जाम्पल fx बराबर साइन x, वो तो मैंने बना ही लिया है वहां, और gx बराबर साइन मॉड x। तो क्या होगा देखें, साइन मॉड x में क्या है? जो राइट में ग्राफ है वो बना लीजिए, लेफ्ट वाले ग्राफ को मैं भूल गया। राइट वाले ग्राफ को एज इट इज रख दीजिए, जैसा वो ग्राफ दिख रहा है। लेफ्ट वाले ग्राफ को भूल जाइए, और अब जो x पुट करके आया है, -x रखने पर भी बिल्कुल वही आएगा। जो 5 रखने पर आया है स्टूडेंट, -5 रखने पर भी साइन 5 ही मिलेगा। तो बिल्कुल उसी का प्रतिबिंब ले लेना है। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ गए हैं। इस प्रकार का ये ग्राफ रहेगा, और ये कहां आप देख रहे हैं, 0 पर अवकलनीय नहीं है, क्योंकि असल में ये ग्राफ ऐसा था और अचानक यहां पर क्या आ गई, शार्पनेस आ गई है। आप देख सकते हैं ग्राफ दिख रहा है, अभी भी ये ग्राफ -1 और 1 के बीच में ही स्थित है, मगर ये केवल x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। संतत में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। खैर, जो संतत कराएंगे तब की तब बातें हैं, बट मैं तो दिखा रहा हूं कि जो दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है ना। मैं तो उसी की बात कर रहा हूं जो हमें दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं। जरा इसका ग्राफ बनाएं, एक बार अच्छे स्टूडेंट की तरह जरा इसका ग्राफ बना के दिखा दें। और एक बार इसका ग्राफ बना के दिखा दें, क्योंकि मैंने ये स्टैंडर्ड ग्राफ आपको बनवा रखे हैं। ये लॉग मॉड x है, नहीं दिख रहा है तो लॉग मॉड x है। दो मिनट का समय है, ग्राफ बना लें। पीछे की मदद ले सकते हो e की पावर x या log x का ग्राफ देखने में। सॉरी,
बन गया होगा जिसका भी है। y बराबर EX का ग्राफ, जैसा ग्राफ x एक्सिस के राइट साइड में है उसको रहने दीजिए। लेफ्ट वाला ग्राफ मिटाया और जस्ट उसकी इमेज ले ली। तो ये ग्राफ ऐसा है, कुछ ऐसा, कुछ थोड़ी सी इस प्रकार की शार्पनेस आपको दिखेगी, थोड़ा इस प्रकार का। तो मैं आई थिंक यहां वाला मिटा सकता हूं। ये रहा log x का ग्राफ। अब आप देखिए log mod x में क्या होता है, जो राइट साइड वाला ग्राफ है वो तो वैसा रहने दो और लेफ्ट साइड का मिटा दो, पर लकीली लेफ्ट साइड में कोई ग्राफ नहीं है। और अब क्या करें, जैसा x में वैसा ही माइनस x में, क्योंकि -1 पुट करके भी 0 आने वाला है। log -1 का मॉड मतलब log 1, और log 1 0 होता है। ये केवल एक बिंदु पर संतत नहीं है, वो है x बराबर 0 पर। x बराबर 0 के लिए कोई वैल्यू नहीं आएगी, वरना हमेशा संतत दिख रहा है। देख पा रहे हो आप इस ग्राफ को? ये है log mod x का ग्राफ, ये है log mod x का ग्राफ। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, चलते हैं हम आगे। कौन सा? चौथा रूपांतरण। अब क्या आएगा, fx की जगह f of ax, fx की जगह पांचवा, चलो पांचवा, fx की जगह f of ax। ये क्या करता है, ये ग्राफ को सिकोड़ देता है। अभी तक फंक्शन के पीरियड पर कोई असर नहीं हुआ है, जितना भी मैंने काम किया है। ये ग्राफ को सिकोड़ देगा, सिकोड़ेगा ग्राफ को। तो देखिए, यदि a 1 से बड़ा है तो यह ग्राफ को तब यह ग्राफ को a इकाई सिकोड़ता है। सिकोड़ने को हिंदी में क्या बोलेंगे? अपने को इतनी देसी हिंदी आती है। यह ग्राफ को a इकाई, ये समझ गए होंगे। हाँ जी, विश्व जी क्या कहते हैं? चल रहा है सिकोड़ना? चल ठीक है। और यदि a 0 और 1 के बीच में है तो ये ग्राफ को, इसे कहते हैं हिंदी में वैसे संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण। और अब जो कह रहा हूं, ये ग्राफ को बढ़ा देता है, फैला देता है, उसे कहते हैं आवर्धन। यह ग्राफ को a इकाई
या इसमें ग्राफ ए इकाई आवर्धन हो जाता है, ग्राफ में आवर्धन हो जाता है, ग्राफ में ए इकाई आवर्धन हो जाता है। संकुचित भी चलेगा, सही है, संकुचित, संक्षिप्तीकरण, संकुचित भी ओके, डन है, बस बस शाबाश। तो आप देखिए साइन एक्स का ग्राफ आपको दिख रहा है दिमाग में, मान के चल रहा हूं, बार बार मुझसे साइन एक्स अब मत बनवाना, मैं मिटाना नहीं चाहता था, गलती से मिटा दिया मैंने, ठीक है ना। तो एफ एक्स बराबर मैं एक बार ले लेता हूं साइन 2x, पहले साइन 0 पर 0 था, अभी भी x बराबर 0 पर ही 0 है, पहले पाई बाई 2 पर मैक्सिमम था, अब पाई बाय 4 पर ही वो काम हो रहा है, पाई बाय 4 पुट करें, 2 गुना पाई बाय 4 हो जाता है साइन पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 1 होता है, पाई बाय 4 पुट करके ही 1 आ रहा है, पहले पाई पुट करके दोबारा 0 आ रहा था। पहले पाई पुट करके 0 आ रहा था, पाई की जगह पाई बाय 2 पुट करते ही साइन पाई हो जाता है, पहले दोबारा 2 पाई पुट करके 0 हो रहा था, पाई पुट करते ही 2 पाई हो जाता है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा गया। इसने क्या किया, ग्राफ को सिकोड़ के रख दिया। काले वाले को देखो, जो काम पहले पाई में ऐसे हो रहा था, अब वो पाई बाय 2 यूनिट में ही ऐसा हो जा रहा है, जो पहले दोबारा 2 पाई घूम के ऐसा आ रहा था, उसकी जगह क्या हो रहा है, पाई तक में ही घूम जा रहा है इतना। तो यहां पर इसने पीरियड को रोक दिया है, पीरियड को इससे बहुत फर्क पड़ता है, पीरियड क्या हो जाता है यहां पर, P बटा मॉड ए, इस ग्राफ का पीरियड P बटा मॉड ए हो जाता है। स्टूडेंट्स समझिए आप इस बात को, ये ग्राफ को क्योंकि ए इकाई सिकोड़ देता है, मॉड ए इसलिए क्योंकि पीरियड आवर्तकाल जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं ऐसा इस प्रकार का ग्राफ रहेगा इसका। अगला एफ एक्स की जगह ये आप देख रहे हो क्या कर रहा है, जो एफ एक्स है उसकी जगह एफ एक्स तो था ही प्लस ए, इसने क्या किया, ये ग्राफ को ऊपर उठा देता है। तो जैसा ग्राफ ऐसे है, मैं जमीन पे खड़ा हूं, अब मैं इसके ऊपर पोडियम में खड़ा हो गया, अब मैं टेबल पे खड़ा हो गया, अब मैं बेड पे खड़ा हो गया, बस ऊपर ले जा गया। तो ये ग्राफ बिल्कुल वैसा का वैसा रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस 2, साइन एक्स की वैल्यू में 2 जुड़ रहा है, पहले 0 पे 0 होता था साइन एक्स, अब 0 पुट करने पे 0 तो है ही, प्लस 2 हो जा रहा है। पहले पाई बाई 2 पर वैल्यू 1 होती थी, अब 1 तो है ही, प्लस 2 यानी 3 हो जा रही है पाई बाई 2 पर। तो ये ऐसा, ध्यान से देखिए, इसने ग्राफ को पकड़ के खींच के ऊपर कर दिया, ग्राफ साइन का ये रहा, इसने ग्राफ को उठा दिया 2 यूनिट। काले वाला मेरा ग्राफ है, ये रहा साइन एक्स, ये रहा साइन एक्स प्लस 2,
ग्राफ को पकड़कर ऊपर कर दिया। भाई जब fx की वैल्यू में ही जुड़ गया, fx क्या होता है, y में कुछ जुड़ना, y में जुड़ने का मतलब ऊपर पहुंच गया ग्राफ y में। हाँ जी समझ रहे हैं, हाँ जी, हाँ मनीष जी समझ रहे हैं आप, हो क्या रहा है, ये टीचर कर क्या रहा है आखिर। और कोई बच्चा ऐसा ना सोचे कि मैं किसी का नाम ले रहा हूं किसी का नहीं लेता, और नाम मैं ऐसे लेता हूं कि या तो किसी का कमेंट आ जाता है उसका नाम लेता हूं, या जिसकी मुझे फोटो दिख रही होती है। अब जिन्होंने कैमरा ऑन नहीं किया, मैं कोई इस तरह थोड़ा दीवारों से थोड़ा बात करूंगा, तो मैं उसका नाम नहीं लेता हूं, मैं नाम उसी का ले रहा हूं तो जिसकी मुझे फोटो दिख रही होती है। ऐसी बातें हैं। सेवंथ, अगर ऐसा हो जाए, यहां भी देखिए fx में कुछ गुना हो रहा है, fx में कुछ गुना हो रहा है, अगेन यानी y में कुछ गुना हो रहा है, कुछ गुना हो रहा है तो भाई y की वैल्यू में कुछ गुना हो रहा है, जैसे कि fx क्या हो जाए 2 sin x, पीरियड में इसके भी फर्क नहीं पड़ा, लेंथ तो उतनी की उतनी रह गई, फर्क सिर्फ इससे इसको पड़ेगा। यहां देखिए पहले 0 पे 0 था, पहले 0 पे 0, अभी भी 0 पे 0, पहले पाई बाई 2 पर मैक्सिमम 1 थी, अब 1 इंटू 2 2 हो गई, पहले पाई पर 0 अब 2 इंटू 0, पहले 3 पाई बाई 2 पर -1 थी, अब -1 इंटू 2, और 2 पाई पे 0 थी, तो देखिए ग्राफ बिल्कुल वैसा का वैसा। तो पीरियड दोबारा ही 2 पाई रहा, पीरियड देखो ये लेंथ, पीरियड अभी भी 2 पाई रहा, मगर ग्राफ थोड़ा ऐसे ऊपर से नीचे से ऐसे आया, 2 गुना हो गई थी क्योंकि फंक्शन की वैल्यू। तो आप देख रहे हैं, तो यहां पर क्या फर्क पड़ा, ग्राफ ज्यादा मैग्नीफाई हो गया, बड़ा बड़ा हो गया। जो तभी मैं उस समय जब रेंज में कर रहा था साइन एक्स प्लस पाई बाय 4, तो उसमें मैं हमेशा क्या कर रहा था, -1 और 1 की वैल्यू, क्योंकि वो तो ग्राफ को शिफ्ट कर रहा है। अरे भाई जब साइन में कुछ भी रियल नंबर डालो, इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, तो साइन 2x का मतलब, चाहे आप, ये भी तो वही है -1 और 1 के बीच में ही, चाहे आप कोई भी रियल नंबर डालते तो भी 2x एक रियल नंबर ही रहता, तो वैल्यू अभी भी -1 और 1 के बीच में। चाहे आप x में कुछ जोड़ देते, किसी रियल नंबर में कुछ जोड़ दो, तो अभी भी रियल नंबर। तो ये सब ग्राफ को केवल कोई इधर उधर कर रहा है, कोई सिकोड़ दे रहा है, बट ये जो 2 टाइम हुआ है या ये हुआ है, इससे फर्क पड़ता है। इससे फर्क पड़ने का मतलब, जैसे कि हमारे पास रेंज में क्वेश्चन था 3 sin x -4 cos x +2, जरा बताएं इसका रेंज क्या है एक बार। आगे बढ़ने से पहले मेरे कहने का तात्पर्य इससे ये था, इसका रेंज क्या है,
देखो 3 sin x माइनस 4 cos x, 3 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर, 3 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर। अब क्या है, मैं सब में 2 जोड़ दूं, तो fx किसके बीच में है, -3 से 7 के बीच में है। तो आप देख पा रहे हैं एक स्टूडेंट ने कहा, देवांक ने, कि सर fx की जगह f ऑफ x प्लस a की जगह f ऑफ x माइनस a हो जाए, तो भाई जो fx की वैल्यू है उसमें कुछ घटा दिया आपने, अगर घटा दिया तो नीचे, बढ़ा दिया तो ऊपर। fx का ग्राफ ये है, इसके हर x पे जो फंक्शन की वैल्यू थी उसमें कुछ जोड़ दिया, उसमें कुछ घटा दिया, वैसे नीचे आ जाएगी। हाँ देवांक, ठीक है। ठीक है, अगर मॉड y बराबर मॉड fx हो जाए, वैसे ये नहीं आएगा, चाहे तो छोड़ दो, बाकी तो आ सकता है, बाकी कुछ हो सकता है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। इसका मतलब है चाहे y fx के मॉड के बराबर हो जाए, चाहे fx के मॉड के नेगेटिव के बराबर हो जाए, मॉड y बराबर मॉड fx। मतलब आपको क्या करना है, fx का मॉड लेना है, उसी का नेगेटिव ले लेना है, तब जाके आपका ग्राफ बन जाएगा। चलो कोई बात नहीं, वैसे ही आएगा नहीं, बट ठीक है, मैंने लिख दिया था इसलिए मैंने कर दिया। मैं बनवा दूंगा आपसे एक, बट मैं पहले एक टेस्ट हो जाए, छोटा सा टेस्ट स्टार्ट, आपका क्लास टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूं, और टेस्ट दे देना जो कल हुआ था, जब मन करेगा। y इज इक्वल टू मॉड x स्क्वेयर माइनस 5 मॉड x प्लस 6, y इज इक्वल टू मॉड लॉग बेस e मॉड x का मॉड। टेस्ट है, अपने नंबर खुद लगा देना। दस मिनट आपको मैं दे रहा हूं, 2 मिनट हर ग्राफ के हैं, 10 मिनट, 8:01 हुए, 8:15 तक आपके पास टाइम है, करें, फिर मैं आता हूं मैदान में। पीछे से मदद ले सकते हो, ना लिया तो ओके। तो पहला, सबसे पहले ये ग्राफ बनाएं, अपने आप को नंबर दे देना, 2-2 नंबर का टेस्ट है, समझ लो। x को 0 पुट किया, y 6 है सर, x को 0 पुट किया, y 6 है, और y को 0 पुट किया, तो सॉल्व करेंगे तो ये 2 और 3 आ रहा है, आई थिंक, चेक कर लो, चेक कर लेना। जिसको इतना नहीं पता लगा पूछ लें, जिसको ये नहीं पता लगा पूछ लें। इतना पता लग गया? हाँ विद्यार्थियों, इतना पता लग गया होगा, तो मैं आगे आ रहा हूं। अब मैंने बनाया x की जगह मॉड x, तो आप देख रहे हैं x की जगह -x डालने में कोई फर्क नहीं। ये 0 6 है, ये 2 0 है, ये 3 0 है।
जैसा लेफ्ट साइड है उसे मिटा दें और इसी की इमेज वाई अक्ष के सापेक्ष ले लें। ये केवल 0 पर अवकलनीय नहीं है, बाकी सभी बिंदुओं पर अवकलनीय है। ये रहा इसका ग्राफ। नाउ कम टू ग्राफ नंबर 2। लॉग एक्स का ग्राफ। लॉग एक्स लॉग एक्स का मॉड। अब जब मैं इसका मॉड लगाऊंगा तो इसका मतलब नेगेटिव बन जाएगा। अभी तो एक्स का मॉड था, तो जैसा पॉजिटिव एक्स वैसा नेगेटिव एक्स। अब पूरे फंक्शन का मॉड हो जाएगा। फंक्शन का मॉड मतलब नेगेटिव का पॉजिटिव। तो नेगेटिव का पॉजिटिव मतलब ये बन गया आपका रिक्वायर्ड ग्राफ। ये डॉटेड वाला ग्राफ नहीं होता है, ये दूसरा बन रहा है, ये ग्राफ है। तो ये आपका बन गया लॉग मॉड एक्स होल मॉड, मॉड ऑफ लॉग बेस ई मॉड एक्स। नाउ कम टू ग्राफ नंबर 3। दो नंबर देते रहिए अपने आप को। अगला है ई एक्स का ग्राफ, कुछ ऐसा। अगला ई मॉड एक्स का, अगला मॉड लगाने का मतलब जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाए। बट सर ई मॉड एक्स तो पहले ही पॉजिटिव है, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो यही ग्राफ रह गया। मॉड लगाने से क्या फर्क पड़ जाएगा, जो ग्राफ पहले ही पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मॉड तो पॉजिटिव ही रहता है। तो ये है ग्राफ नंबर 3 आपका। अगला y बराबर एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। x को 0 पुट करें तो y2, y को 0 पुट करें तो x1 और 2। अब जब x की जगह मॉड लगाएंगे तो जैसा पॉजिटिव वैसा ही नेगेटिव, जैसा पॉजिटिव वैसा ही नेगेटिव। ये ग्राफ आ गया मॉड एक्स स्क्वेयर माइनस मॉड एक्स प्लस 2। और जब आपने फंक्शन का भी मॉड लगा दिया तो नेगेटिव बिकम पॉजिटिव। तो अब ये किस किस बिंदु पे अवकलनीय नहीं रहा, 1 पर, 2 पर, 0 पर, -1 पर, -2 पर, यानी 5 बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं रहा है ये ग्राफ। 5 बिंदुओं पर डिफरेंशिएबल नहीं रहा ये ग्राफ। और ये किस चीज का ग्राफ है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड एक्स स्क्वेयर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 का ग्राफ है। ध्यान पूर्वक देख लीजिए। एक बच्चा कह रहा 6, 1 2 3 4, क्या 6 मतलब ये कौन है जो 6 कह रहे हैं? मोतीलाल। हाँ मोतीलाल जी, 6 कैसे? अच्छे नंबर हैं। ओके ओके ओके, सही सही, वेरी गुड वेरी गुड। मैं सोचा 6
मैं बोल रहा हूं 5, ये कर रहा है 6। अरे नेगेटिव और पॉजिटिव ही तो कर रहा हूं मैं, और क्या कर रहा हूं। अब ये क्या है, y बराबर ऐसा, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 का ग्राफ, x को 0 y 6, y को 0 2 और 3। मॉड लगाने का मतलब नेगेटिव बिकम पॉजिटिव। ये ग्राफ आ चुका है इसका। फंक्शन का मॉड लगने का मतलब जो पॉजिटिव था वो तो पॉजिटिव, और नेगेटिव भी क्या बन गया, और अब बोला है इसका नेगेटिव। ये बन जाएगा किसका ग्राफ, जैसा प्लस में ग्राफ वैसा माइनस वाला ग्राफ भी बना दो, यानी जैसा ऊपर जस्ट उसका नेगेटिव। तो ऐसे ग्राफ बनते हैं। हाँ भाई, किसी के 10 आए, कोई बच्चा मनीष कह रहा है यस सर 10 नंबर, क्या बात है। कुछ बच्चे 8 नंबर कह रहे हैं, 4। हाँ देवेंद्र सिंह जी, 4 नंबर तो कम है। कहां से हो, कहां से हो देवेंद्र सिंह जी। 8 रह गए सर, कोई बात नहीं, 8 चलेगा, 8 में कोई दिक्कत नहीं है, 8 भी अच्छा है। तो कईयों के 8 हैं, 8 बहुतों ने बोला, यानी कोई दिक्कत नहीं है 8 में। दिक्कत तो कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा और पढ़ेंगे, थोड़ा समझेंगे, पेपर तक सब कुछ हो जाना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या 6.5, ये क्या बदतमीजी है 6.5। ये 6.5 क्या होता है, कहीं ऐसा तो नहीं इसके नंबर भी गिन रहे हो, ये लाइन और ये लाइन बना दी, इनके नंबर तो नहीं गिन रहे हो। जी ठीक है, चलो जो भी है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हमने 1-1 और ऑन टू की परिभाषा भी पढ़ ली है, पढ़ ली है कि नहीं। 1-1 फंक्शन यानी एकेकी फलन क्या होता है, अगर प्रत्येक इनपुट का अलग अलग आउटपुट आए, जब जब x और y बराबर नहीं
तो एफ ऑफ एक्स भी एफ ऑफ वाई के बराबर नहीं। ऑन टू क्या होता है? रेंज और कोडोमेन बराबर होना चाहिए। जरा एक बार स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लिखें। जांच कीजिए निम्न में से कौन सा एकेकी तथा आच्छादक फलन है। मतलब मुझे चेक करना है इनमें से कौन सा 1 1 है, कौन सा ऑन टू है, कौन सा क्या है। पहला एफ आर से आर पर है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वेयर। जो जो नहीं पता लगेगा वो मुझसे पूछना, मैं छोटी छोटी चीजें चेंज करता हूं बस। एफ जेड से जेड है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वेयर। एफ एन से एन है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वेयर। एफ ए से बी पर है, एक्स बटा 2। जहां ए बराबर बी बराबर क्लोज्ड अंतराल -1 से 1 है। अब ये 5वें, 6वें और 7वें में ये लिख देना एफ ए से बी पर। जगह है नीचे? चलो थोड़ी सी जगह दिख रही है। ई मॉड एक्स माइनस ई की पावर -x, वही आर से आर है, ये 10वां। अब हम चेक करेंगे इनमें से एकेकी और आच्छादक, जो कि हम गिनती ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम चेक करते हैं इनमें से कौन कौन से एकेकी है और कौन कौन से आच्छादक हैं, और उसको आखिर कैसे चेक किया जाता है। उसे आखिर कैसे चेक किया जाता है कि कोई फलन एकेकी है या नहीं है। पहले के बारे में क्या ख्याल है? पहले पे आऊंगा मैं, 10वां नोट कर लेना, क्योंकि 10वें को मैं मिटाऊंगा साइड में जगह के लिए। पहला एफ आर से आर है, देखो इंपॉर्टेंट है।
fx बराबर x स्क्वेयर। या तो इसे ग्राफ से देख लो, देखो तीनों तरीके, r से r है तो ग्राफ बना सकते हो, इन दोनों स्थितियों में ग्राफ नहीं बनेगा, या ग्राफ बनेगा तो भी बिंदुओं वाला ग्राफ बनेगा, जैसे बात करूंगा। अगर इसका ग्राफ किसी को बनाना आता है तो मेथड 1 y बराबर एक्स स्क्वेयर सर ग्राफ आता है पूरे r पर। सर अगर पहला मेथड आप लगाना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि ये ग्राफ बन गया है और ये पैरेलल लाइन एक से ज्यादा बार काट गई, यानी -2 पर भी वही आंसर है जो 2 पर आंसर है। f ऑफ -2 और f ऑफ 2 बराबर 4 है, तो दो अलग अलग एलिमेंट का सेम आंसर आ गया, दो अलग अलग एलिमेंट का सेम आंसर आ गया, तो ये एकैकी नहीं बहुएकी हो गया, यानी मैनी वन है। कोई अपने लिए ये भी लिख के रख सकता है, क्योंकि x अक्ष के समांतर रेखा ग्राफ को एक से अधिक बिंदु पर काट गई, तो एकैकी नहीं है। एकैकी क्यों नहीं है? बिकॉज लाइन पैरेलल टू x एक्सिस कट्स द ग्राफ मोर देन वंस। x अक्ष के समांतर रेखा ग्राफ को एक से अधिक बिंदु पर काट गई, और इसका रेंज क्या है? 0 से इंफिनिटी। इसका रेंज 0 से इंफिनिटी है, जो कि कोडोमेन के बराबर नहीं है, आच्छादक नहीं, तो अंतरशेपी है ये। तो ये ना ही एकैकी है और ना ही आच्छादक है विद्यार्थियों, ना ही एकैकी है और ना ही आच्छादक है ये था ग्राफ वाला मेथड। कोई कैलकुलस, क्योंकि r से r है और ये फलन संतत भी है, मेथड नंबर 1 ऐसा जा सकता था। बच्चा अगर कैलकुलस विधि की तरफ जाता तो इसका डेरिवेटिव करता। इसका डेरिवेटिव आप देख सकते हैं, जब x 0 से बड़ा है तो बड़ा है, यानी इसके डेरिवेटिव का जो शून्य है उसे यहां रखें, क्योंकि डेरिवेटिव 0 से बड़ा मतलब वर्धमान और डेरिवेटिव 0 से छोटा मतलब ह्रासमान यानी डिक्रीजिंग। 0 से बड़े में डेरिवेटिव पॉजिटिव, 0 से छोटे में डेरिवेटिव नेगेटिव। मुझे नहीं पता इसका ग्राफ मान लो कैसे बना है, मैं इसको भूल गया। इसका मतलब है डेरिवेटिव 0 तक तो नेगेटिव है और डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब डिक्रीज, और 0 के बाद डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब 0 के बाद इंक्रीज, और जो डिक्रीज होके इंक्रीज हो गया वो कैसा 1-1? वो 1-1 नहीं हुआ, वो 1-1 नहीं होगा। तो आप यहां से भी इसके एकैकी को चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये मेथड जो मैं कर रहा हूं ये तो एकैकी के लिए ही कर रहे हैं, ये जो ग्राफिकल मेथड है या फिर ये है। ऑन टू के लिए तो फिर आपको इसका रेंज ही निकालना पड़ता। अब ऑन टू के लिए ये फिर अब पता लग गया, जो डिक्रीज हो के भाई, क्योंकि मैंने 1-1 कब कहा था, या तो हमेशा इंक्रीज करे या हमेशा डिक्रीज करे, बट ये तो डेरिवेटिव नेगेटिव डेरिवेटिव पॉजिटिव, 0 तक डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब 0 तक तो डिक्रीज और बाद में इंक्रीज, और जो डिक्रीज होके इंक्रीज हो जाएगा यानी मुड़ गया, तो कैसा 1-1। और अगर वो निकालना चाहते हैं, क्योंकि इसका डोमेन पूरा R है, तो x का मान y की शक्ल में ज्ञात कर लें, और y का वह मान जिसके लिए x परिभाषित हो, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आच्छादक भी नहीं हुआ स्टूडेंट्स। मुझे मिटाना पड़ेगा, मुझे राइट साइड में जगह देनी होगी। नहीं दोगे जगह तो मैं लेफ्ट साइड मिटा दूंगा, तो मुझे क्या पता लगेगा आगे क्या क्वेश्चन है। समझ रहे हो? हाँ विश्व प्रताप जी, हाँ रितु जी, समझ आ रहा है? वेरी गुड, कोशिश करते रहें, रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है। नहीं समझ आया दोबारा देखें, कोई दिक्कत नहीं, आप ही के लिए है। मैं मिटा दूं क्या? हाँ जी विकास जी,
तो मैं जरा मेथड नंबर 3 पर आ रहा हूं। मेथड नंबर 3 था जनरल मेथड। वो क्या कहता है, आप डोमेन के कोई भी दो बिंदु ले लीजिए और दोनों बिंदु इस प्रकार से लिए हैं, माना x1, x2 बिलोंग्स टू R इस प्रकार है कि दोनों बिंदुओं में आंसर बराबर। अगर आखिरी में यह आ गया कि दो बिंदुओं में अगर आंसर बराबर हैं तो इन दोनों को बराबर ही होना पड़ेगा। जरा देखें, x1 f के अंदर x1 आएगा तो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, और यहां से क्या आया, यानी जब जब x1 और x2 बराबर है तब तो आंसर बराबर है ही, जब x1 और x2 में माइनस का अंतर है तब भी आंसर बराबर है। और क्या ऐसे x1 x2 जानते हो जिसमें माइनस का अंतर है? हां सर, 2 और -2। बिल्कुल, 2 में भी आंसर 4 और -2 में भी आंसर 4। तो ये कैसा 1-1? तो ये 1-1 नहीं हुआ स्टूडेंट्स। हाँ दिव्या खत्री जी, समझ आ रहा है? वेरी गुड। चलो मैं बढ़ता हूं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। अब मेरे पास z से z कर दिया है और fx बराबर x स्क्वायर, बट मेरी आपको पर्सनल सलाह है कि z और n इस टाइप का दे दें, तब तो मुझे z और n में तो पता ही है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो आप चाहे ऐसा भी कर ले। भाई 1 का आंसर आ रहा है 1, 2 का आंसर आ रहा है 4, 0 का आंसर आ रहा है 0, -1 का आंसर आ रहा है 1, -2 का आंसर आ रहा है 4, इस प्रकार से 3 का आंसर आ रहा है 9। लीजिए, तो आप देख रहे हैं सबका आंसर अलग अलग नहीं आ रहा स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए 2 का भी वही आंसर है और -2 का भी वही आंसर है, तो ये एकाकी नहीं है। क्योंकि इसमें आप ग्राफ नहीं बनाएंगे, इसके ग्राफ तो ऐसा है, अगर ग्राफ बनाने पे आओ, सर 0 पुट करके 0, 1 पुट करके 1, 2 पुट करके 4, -1 पुट करके 1, -2 पुट करके 4, ये ग्राफ है। अब ऑन 2 है, सर 1 2 कहां गया? z में तो 2 है, सर कहां है 2? सर कहां है 3? कहां है 5? कहां है 6? कहां है 7? नहीं सर, 6 तो तभी आएगा जब √6 पुट करोगे, मगर √6 तो पुट ही नहीं करोगे, तो ये आच्छादक भी नहीं है। तो मेरी आपसे सलाह है, पर्सनल सलाह, कि z और n आ जाए या कोई ऐसे प्रकार के व्युक्त बिंदु आइसोलेटेड पॉइंट्स आ जाएं, तो आप इसी प्रकार से करिएगा। तो आप देख पा रहे हैं, और इसको इस तरीके से तो कर ही सकते थे, तो आपके पास x1 बराबर ± x2 आ जाता। तो आपको कहते, क्या अब आपको डोमेन में दो ऐसे नंबर मिल जाएंगे जिनमें माइनस का अंतर है? हां सर, 2 और -2 ऐसे दो पूर्णांक मिल गए कि जिनका जब ये दोनों माइनस का फर्क होगा तब भी आंसर बराबर। तो ये आप कर सकते थे ऐसा। चलो कोई बात नहीं, n से n पे आ जाएं। अब n से n, और आप देखें n का मतलब ये, तो आप देख रहे हैं हर एलिमेंट का अलग अलग आंसर, तो ये एकाकी जरूर है, हर एलिमेंट का अलग अलग, मगर आच्छादक नहीं है। आच्छादक नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 भी नहीं, नेचुरल नंबर में तो भाई 2, 3 है, मगर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जिसका आंसर 2 आ जाए, क्योंकि रेंज और कोडोमेन तो बराबर होना चाहिए था। अगर कोई बच्चा कहे कि सर जरा पहले वाले इस तरीके से बता दो कि ये कैसे होगा, तो मैं कहूंगा x1 और x2 तो भाई आपने नेचुरल नंबर में से लोगे, इस प्रकार लोगे कि दोनों के आंसर बराबर हैं। ये आया, ये आया, इसका मतलब जब x1 और x2 बराबर है तब तो आंसर बराबर है, जब x1 और x2 में माइनस का अंतर है तब भी बराबर है,
मगर आपको ऐसे कोई दो नेचुरल नंबर नहीं मिलने वाले जिनमें माइनस का अंतर हो। क्या आप ऐसे दो नेचुरल नंबर मुझे दे सकते हो जिनमें माइनस का अंतर हो? नहीं सर। तो इसका मतलब केवल और केवल x1 बराबर x2 ही रह जाएगा, तो ये एकाकी हो जाएगा विद्यार्थियों। जी समझे? समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ हाँ विकास, बाल ठीक है तुम्हारे, उसकी बात वो छोड़ो, समझ आ रहा है? कोई बालों में हाथ फेरता है तो मुझे ऐसे फीलिंग होती है कि वो मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है, मुझे अपना दुश्मन प्रतीत हो रहा है वो। एक बच्चा, सर थोड़ा स्लो पढ़ाओ। लग रहा है इसको पता लग गया, इस बच्चे को, कि पेपर 2025 में होएगा। कहीं से खबर आई होगी इसके पास। है इतना स्लो तो चल रहा हूं, कौन सा तेज? तेज तो मैं चलता ही नहीं हूं। जी मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ। सब में a और b -1 से 1 है। a ऐसे स्लो कह रहे हो क्या? a बराबर b बराबर -1, -1। a और b दोनों -1 और 1 के बीच में है। अगली बात आती है कि fx क्या है? x/2। fx क्या है? x/2। अब किसी को अगर इसका ग्राफ आता है, एकाकी चेक करने का एक तरीका होता है कि क्या बच्चे को इसका ग्राफ आता है। ग्राफ आता है तो भी कर ले, क्योंकि मैंने बताया था कि ग्राफ भी एक विधि है। अगर वो इसका डेरिवेटिव कर सकता है तो भाई डेरिवेटिव कर दे, नहीं तो अगर उसको थ्योरी वाली विधि आती है तो थ्योरी वाली विधि कर दे। 3 तरीके हैं किसी फलन को चेक करने का कि वो एकाकी है या एकाकी नहीं है। और आच्छादक यानी ऑन टू चेक करने के लिए रेंज और कोडोमेन यानी परिसर और सहप्रांत को बराबर होना होगा। जी क्योंकि यहां पर इसका डेरिवेटिव संभव है, तो मैं एक मेथड ये भी है मेरे पास कि इसका डेरिवेटिव सर 1/2 आ गया है, जो कि सर सदैव 0 से बड़ा है, और डेरिवेटिव सदैव 0 से बड़ा मतलब सर वर्धमान। और जो फलन निरंतर वर्धमान हो गया वो तो एकाकी होना ही है, क्योंकि जो वर्धमान है लगातार बढ़ रहा है, तब तो हर लाइन एक ही बार काट रही है ना। मैंने कहा था कि अगर कोई हमेशा वर्धमान हो या हमेशा हाशमान हो, वो फलन क्या होगा? वो फलन एकाकी होगा। इंप्लाइज 1/1। ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप डोमेन में से 2 बिंदु ले लीजिए। ठीक है, ले लिए।
माना x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू ए, इस प्रकार है कि, किस प्रकार है कि दोनों बिंदुओं में आंसर बराबर है। अब f की परिभाषा क्या है? जो भी f के अंदर आता है वो बटा 2 हो जाता है, वो बटा 2 हो जाता है। 2 से 2 कट गया तो आंसर केवल x1 बराबर x2 आया, मतलब एकैकी है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी एकैकी है। चलो कोई दिक्कत नहीं, मन कर रहा है तो ऐसा ग्राफ कर लेते हैं। सर ये तो y बराबर x बटा 2, ये तो सर लाइन होती है, और ये लाइन क्योंकि y बराबर x बटा 2, 0 पुट करने पर 0, तो ये ऐसी प्रकार की लाइन होगी कुछ। अरे जैसा y बराबर x है, y बराबर 2x भी ऐसा होगा, आधा x, इस प्रकार के रहेंगे। तो सर इस प्रकार की लाइन है, तो हर बार आप देख सकते हो एक ही बार काट रही है। तो बच्चों आपको देखना है कि आपको इनमें से क्या करना है, बट हर स्थिति में ये एकैकी जो है वो तो एकैकी रहेगी। अब कोई बच्चा कहता सर आच्छादक, तो आच्छादक में इसने मेरा काम काफी आसान किया, काफी आसान किया इसने मेरा काम। क्यों? क्योंकि यहां पर जब पूरा आर था तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, बट यहां पर पूरा आर तो है नहीं। तो ये जो मेथड नंबर 1 था, इसने मुझे बताया कि फलन वर्धमान है। अब आप देखिए, जो फलन वर्धमान है वो सबसे छोटा सबसे पहले मिलेगा, सबसे बड़ा सबसे एंड में मिलेगा। फलन वर्धमान है तो देखिए, तो इसका रेंज क्या होगा? सबसे छोटे पॉइंट पर सबसे छोटी वैल्यू, सबसे बड़े पॉइंट पर सबसे बड़ी वैल्यू। ध्यान से देखिए, इसका रेंज ऐसा होगा कि नहीं? हाँ विद्यार्थियों, फलन वर्धमान है। अगर कोई फलन वर्धमान है तो सबसे छोटा कहां मिलेगा? सबसे पहले। सबसे बड़ा कहां मिलेगा? सबसे एंड में। और ये फलन तो बहुपद है तो संतत तो है ही, बीच की कोई वैल्यू तो छोड़ेगा नहीं, और बीच की कोई वैल्यू नहीं छोड़ रहा है, तो एफ ऑफ -1 क्या हो गया? -1 पुट करके माइनस आधा और 1 पुट करके आधा। सर ये तो b के बराबर नहीं है, तो ठीक है, अगर ये b के बराबर नहीं है तो ये आच्छादक नहीं हो रहा है। हाँ वो बात अलग है कि अगर मेरे पास पूरे R और R टाइप की बात होती तब तो मैं पूरा का पूरा चेक कर लेता, जैसा मैं आच्छादक चेक करता हूं x का मान y की शक्ल में। पर यहां पर मुझे कुछ और देखना पड़ा क्योंकि उसने डोमेन को ही रोक दिया है। कोई बात नहीं, अगला क्या है? fx बराबर x mod x। वैसे आपको पता है mod x की परिभाषा मैंने बताई थी आपको। अगर बीच वाला पहले ही 0 या 0 से बड़ा है तो ये तो बीच वाला ही आ जाएगा, और बीच वाला अगर 0 से छोटा है तो mod x माइनस x के बराबर हो जाएगा। mod x की परिभाषा जरूर देखें जो मैंने पढ़ाया है, ये अब आपका बहुत फायदा है कि कभी भी आप पुरानी लेक्चर देख सकते हो और देख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर जो होता है वो तो संतत होता है, बट 0 पे परिभाषा बदल गई, बट 0 पे 0 और 0 पे 0 तो संतत तो है। चलो कोई बात नहीं, डेरिवेटिव करके देख लेते हैं। जिसको ग्राफ आता है वो तो सबसे बेस्ट है, ग्राफ नहीं आता तो डेरिवेटिव कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x। और ध्यान से देखें विद्यार्थियों,
जीरो से बड़ा कोई भी नंबर पुट कर दो, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। पक्की बात। जीरो से छोटा कोई भी नंबर पुट कर दो, मतलब नेगेटिव नंबर कोई पुट कर दो, ये भी पॉजिटिव आएगा। 5 पुट करो तो 10, -10 -20 पुट करो तो 40, बट दोनों के दोनों है पॉजिटिव और केवल एक ही पॉइंट जीरो पर जीरो है, यानी डेरिवेटिव हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा, और डेरिवेटिव अगर हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा है तो ये भी क्या हो गया, वर्धमान। मैंने क्या कहा था, जो डेरिवेटिव बराबर जीरो है ना, अगर ये किसी अंतराल में है तब तो रुक जाना, अगर अंतराल में डेरिवेटिव जीरो नहीं है तो चाहे जितने मर्जी बिंदुओं पर डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो आ रहा है तो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही रहेगा। तो यह क्या हुआ, डेरिवेटिव हमेशा जीरो से बड़ा है। यहां पर निरंतर वर्धमान यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि केवल एक ही पॉइंट ऐसा आ रहा है जहां डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो है, और निरंतर वर्धमान मतलब एकेकी, जो लगातार बढ़ रहा है या लगातार घट रहा है उसको तो एकेकी होना ही है स्टूडेंट्स। हो सकता जो वर्धमान है तो अब पता लग गया, छोटे में छोटा आंसर, बड़े में बड़ा आंसर, पता लग गया कि नहीं। अरे जैसे ही आपको पता लगा वर्धमान है, अब रेंज क्या था, सबसे छोटे पॉइंट पर सबसे छोटा आंसर, सबसे बड़े पॉइंट पर सबसे बड़ा आंसर। -12 पुट -1 पुट करके क्या आ रहा है, -1 इंटू 1, 1 पुट करके क्या आ रहा है, अरे हां सर ये तो b के बराबर हो गया, तो ये आच्छादक भी हो चुका है स्टूडेंट। तो ये अब पहला फंक्शन मिला जो एकेकी और आच्छादक दोनों था। और कोई ऐसा भी बच्चा हो सकता है जिसने fx का ग्राफ ही बना दिया हो, सर देखो x² का ग्राफ ये रहा, बट जब x 0 से बड़ा है तब तो x² का ग्राफ है, और जब x 0 से छोटा है तो x² का नहीं -x² का ग्राफ है। तो वर्धमान तो दिख ही रहा है, जो वर्धमान है सबसे बड़े पॉइंट पर सबसे बड़ी वैल्यू, तो 1 पुट करके क्या आया है, 1 तो 0 से बड़ा, तो यहां पुट करोगे 1, 1 पे 1, -1 पुट करके -1 का स्क्वायर -1, तो -1 पुट करके -1, तो आपका ग्राफ -1 और 1 के बीच में है, आप देख रहे हो। तो रेंज भी उतना ही है जितना कोडोमेन है। तो आप देख रहे हो फलन कैसा हो गया। किसी को और कोई तरीके से करना है तो बता दो, किसी को x1 x2 से करना है तो मैं वैसे भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो तो x1 x2 से करूं, अगर वैसा करना चाह रहे हो तो वैसा बोलूं, वरना आगे बढ़ूं। कैन आई से, एक स्टूडेंट ने कहा क्या मैं ये कह सकता हूं कि प्रत्येक लाइन जो y एक्सिस, एवरी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस कट्स द ग्राफ वंस देन फंक्शन ऑन टू। हाँ, वो सभी y के पैरेलल लाइन, y के पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, तो अगर एक वो बताता है कि फंक्शन है कि नहीं। x एक्सिस के पैरेलल बोलते तब एक अलग बात होती, x एक्सिस के पैरेलल बोलते तब तो आप ये कहते सर देखिए इस y के लिए भी ग्राफ कट गया, इस लाइन के इस y के लिए भी ग्राफ कट गया, तो ये y प्राप्त हो रहे हैं। y एक्सिस के पैरेलल क्यों खींचोगे लाइन, y एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन काट गई ग्राफ को एक से ज्यादा बार, तब तो एक ही x के लिए 2 y मिल जाएंगे, तब तो 1 1 ही नहीं होगा, 1 1 छोड़ो, सॉरी
फंक्शन ही नहीं होगा। सर एक बच्चे ने कहा सर x1 x2 में 3 केस बनेंगे ना? बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, 3 केस बनेंगे। एक बार जो आपने x1 x2 लिए हैं अगर वो दोनों 0 या 0 से बड़ा, एक बार जो आपने x1 x2 लिए हैं दोनों 0 से छोटे, एक बार इनमें से एक को 0 से बड़ा और दूसरे को 0 से छोटा लोगे। ऐसे 3 केस बनाएंगे तब जाके हम x1 और x2 वाला प्रॉब्लम करेंगे। बिल्कुल सही कहा हर्ष ने, थैंक यू वेरी मच। जी 1 1 ऑन टू तो कुछ है ही नहीं। जिसको रेंज आता है मतलब उसको ऑन टू पता है भाई, रेंज ही तो निकालना है, बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें ऑन टू में तो। और एक कैकी में 3 तरीके हैं, कोई ना कोई तो फिट बैठेगा ही। और ये आप देख रहे हो जैसे जैसे आप कैलकुलस करोगे तब तो आपका डेरिवेटिव और अच्छा हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, फिर भी इसको चाहे तो तीसरी विधि से करके आना, 3 केस वाला। अब अगला, अब आप देखिए इसको देख रहे हो, साइन का ग्राफ मुझे पता था तो मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया थोड़ा। साइन -1 पुट करेंगे जब x को, क्योंकि भाई -1 से 1 ही तो चल रहा है, -1 पुट करेंगे तो ये बनेगा साइन -π/2। 1 पुट करेंगे तो साइन π/2, और साइन -π/2 से साइन π/2 तक तो ग्राफ बढ़ता ही है। ये रहा साइन -π/2, ये रहा साइन π/2। साइन का ग्राफ मगर केवल -π/2 से π/2 तक ही चला। साइन ये केवल -π/2 से π/2 तक ही चल रहा है। साइन केवल -π/2 से π/2 तक ही चला। -π/2 से π/2 तक ही चला है ग्राफ। जब x को -1 किया तो ये असल में साइन -π/2 था, जब 1 रखा तो साइन π/2 है, और ये जब -1 से 1 है तो ये साइन -π/2 से π/2 तक गया। तो ये ग्राफ ऐसा है, और इसको देखते ही आपको एक एकी और आच्छादक दोनों दिख रहा है, क्योंकि b के बराबर ही है -1 से 1। तो जिसको ग्राफ बनाना आ गया वो तो ये कर देगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। वरना अब मैं देखता इसका डेरिवेटिव, साइन का cos π/x2। अब आप देख रहे हो cos -π/2, जब x को -1 पुट किया और 1 पुट किया तो cos π/2, तो cos -π/2 से cos π/2, ये तो ग्राफ हमेशा ऊपर ही ऊपर है, ये तो हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही है। और 0 भी कब है? केवल 2 पॉइंट पर। जब -1 पुट करेंगे तो cos -π/2 0 और cos π/2 0। और अगर इस प्रकार के बिंदुओं पर 0 होता है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी भी क्या रह गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निरंतर वर्धमान। और जब पता लग गया कि वर्धमान है तो सबसे छोटा पुट करने पर सबसे छोटी वैल्यू, सबसे बड़ा पुट करने पर सबसे बड़ी वैल्यू। छोटा है -1 पुट करके सबसे छोटी वैल्यू जो कि साइन -π/2 -1 आएगा। 1 पुट करने पर सबसे बड़ी वैल्यू यानी साइन π/2 पर सबसे बड़ी वैल्यू यानी 1। तो ठीक है, और साइन तो वैसे भी लगातार चलता है, छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू पता लग जाए, काम हो गया। अगला तो मॉड एक्स है, इसको तो हम करते ही आए हैं। मॉड एक्स
इसका तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मॉड एक्स बनाने में, तो मॉड एक्स तो मुझे भी बनाना आता है। 1 पर 1, तो ये 1 से ज्यादा बार काट रहा है और -1 से 1 के बीच में सारी वैल्यू भी नहीं ले रहा, तो इसका रेंज क्या हो गया? 0 से 1। एकेकी भी नहीं है, ये तो एकेकी भी नहीं है। एक बच्चे ने कहा सर आगे π/2 भी आएगा। ठीक है, आएगा π/2, कोई दिक्कत नहीं। अब 9 बजे इतना चलता है। जिस इंसान की पहली क्लास सुबह 7 बजे होती हो, समझ रहे हो भावनाओं को? अब आगे देखें, fx बराबर x³ + x। fx बराबर x³ + x। मैंने आपको एक चीज बताई थी शायद, जब भी कोई विषम कोटि का बहुपद हो और r से r हो, तो लिखें एक बार, यदि f(r) से r में विषम कोटि का बहुपद है, यदि f(r) से r में एक विषम कोटि का बहुपद है, तब सदैव आच्छादक होगा। तब सदैव आच्छादक होगा। यदि f r से r पर एक समकोटि का बहुपद है, सदैव लिख दिया, टेंशन खत्म, बस r से r होना चाहिए। यदि f r से r पर समकोटि का बहुपद है, तब ना एकेकी ना आच्छादक होगा। तो ना ही वो एकेकी होगा और ना ही वो आच्छादक होगा स्टूडेंट्स। तो ठीक है, इन क्वेश्चंस को एक बार, बचे हुए क्वेश्चंस को मैं कल देखता हूं। ठीक है, इनको मैं कल करता हूं, बट ये लाइन एक बार कोशिश करिएगा, जैसी कोशिश करनी है। डेरिवेटिव टेस्ट लगाइएगा इस पे, कोशिश करें, क्या पता कुछ बने, वरना मैं कल देखूंगा। मिलते हैं कल। टिल देन गुड बाय, एंजॉय योर डे।